तो अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ये हमने क्लास 9th में भी देखा था, अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। वेक्टर वगैरह हमने पढ़ चुके हैं तो उसके वे में देखेंगे। सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड टू एन इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, हमने मोमेंटम सेकेंड लॉ में देख चुके हैं। और टेक अ फैमिलियर एग्जांपल देख लेते हैं। अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक बुलेट गन से निकली। इफ़ द फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन इज़ एफ, एफ फोर्स लगा। एफ क्या है? वेक्टर है। तो द फोर्स ऑन द गन बाय द बुलेट इज माइनस एफ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। एक्शन और रिएक्शन है ना, साइमल्टेनियसली होते हैं। द टू फोर्स एक्ट फॉर अ कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ एफ डेल्टा टी, एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगी। इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड माइनस एफ डेल्टा टी इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन। तो बुलेट निकली, उसके मोमेंटम में चेंज आया, गन का भी चेंज आया। तो सिंस इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, द चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स द फाइनल मोमेंटम फॉर ईच। दस थोड़ा रुकना, हाँ। दस इफ़ पी बी इज़ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट आफ्टर फायरिंग, और पी जी जो है रिकॉयल मोमेंटम है, यानी गन पीछे हुई, तो पी जी जो हो जाएगा माइनस ऑफ पी बी होगा, यानी पी जी प्लस पी बी बराबर हो जाएंगे ज़ीरो के। दैट इज़ द मोमेंट, टोटल मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। ये चीज़ समझ में आती है। दस एक आइसोलेटेड सिस्टम में, सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम कैन कॉज मोमेंटम चेंज इन इंडिविजुअल पार्टिकल। अगर म्यूचुअल फोर्सेज हैं, इक्वल और अपोजिट लगते हैं, तो मोमेंटम चेंज कैंसिल हो जाता है पेयर में और टोटल मोमेंटम अनचेंज रहता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है दो लाइनों में कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व। ठीक है, एक टर्म है आइसोलेटेड, एक है इंटरैक्टिंग। तो दो पार्टिकल हैं, वो आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं, यानी मान लो कि हिट कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। देन आता है आइसोलेशन, यानी और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा उस पर, उस जगह पे। तो एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? कोलिजन ऑफ टू बॉडी। जब दो गाड़ी आपस में टकरा जाती हैं, मान लो कि ए और बी, हमारे पास गाड़ी है या बॉडी कह लो, जो भी है, कोलाइड करती हैं और अपार्ट चले जाते हैं ना। ऐसे होता है, गाड़ी टकराती है, तो एक होता है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, देन होता है कोलिजन के टाइम पे, देन आता है आफ्टर कोलिजन, है ना। तो वही है बाय द सेकेंड लॉ हमारे पास। अच्छा, क्या है बोले कि द बॉडी कोलाइड गेट अपार्ट, फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा पी ए डैश और पी बी डैश हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो सेकेंड लॉ कह रहा है एफ ए बी, यानी फोर्स ऑन ए बाई बी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू पी डैश ए माइनस पी बी पी ए, है ना। चेंज इन मोमेंटम चेक कर रहे हैं फोर्स अपॉन टाइम करके। देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम फोर्स होता है, फोर्स इनटू टाइम कर दोगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो वही है, बी का भी हमने यही केस देखा, वेयर वी हैव टू टेक अ कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम फॉर बोथ फोर्सेस। हमें पता है कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए होता है। तो हमारे पास पी डैश ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डैश बी माइनस पी बी। इसका मतलब पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू final momentum. This shows that total final momentum of the isolated system is equal to initial momentum. तो notice that this is true when the collision is elastic or inelastic. ठीक है, मतलब नहीं होता कि इलास्टिक कोलिजन, अभी ये बताता हूँ क्या होता है। देखो, इन इलास्टिक कोलिजन देर इज अ सेकेंड कंडीशन दैट द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि चैप्टर 6 में देखने वाले हैं। देखो, इलास्टिक कोलिजन वो होता है कि जैसे तुमने एक बॉल को फेंकी और बॉल तुम्हारे पास ही आ गई, मतलब जितनी ही फोर्स लगाया उतने से ही वापस आ गई। ठीक, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जैसे कि तुमने ईंट फेंकी, ठीक है, दीवार पे ईंट मारी, तो क्या तुम्हारे पास ईंट बाउंस बैक होके आएगी? नहीं आएगी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, दैट मीन्स दैट द पार्टिकल इज ईदर और एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम तब रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट लॉ कहता है कि जिस अवस्था में एक पार्टिकल है उसी में रहेगा।
तो इफ़ टू फोर्सेज F1 and F2 act on a particle, equilibrium refers to requires F1 is equals to minus of F2, that is the two forces on a particle must be equal and opposite. Equilibrium under three concurrent forces F1, F2 and F3 require the vector sum of the three forces is 0. अगर हम थ्री फोर्सेस की बात करें कंकरेंट फोर्सेस की तो वेक्टर सम 0 आएगा, ठीक है। अब वेक्टर सम यानी डायरेक्शन भी कंसीडर हो जाती है उसमें। और स्टार मार्क करके लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी रिक्वायर्ड नॉट ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स बट ऑल्सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज एक्सटर्नल टॉर्क, जो कि हम चैप्टर 7 में देखने वाले हैं, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है। तो इक्विलिब्रियम अंडर कॉन्करेंट फोर्सेस F1 F2 लगा, F3 भी आया तो फिर हमारा नेट फिर F1 और F2 का हम वेक्टर लॉ लगा के चेक कर लेंगे, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। इन अदर वर्ड द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस से F1 और F2 ऑब्टेन्ड बाय पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल लॉ, कुछ भी कह दो, मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड फोर्स, है ना। सिंस इन फिगर द थ्री फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल विद द वेक्टर एरो टेकन इन द सेम सेंस, और रिजल्ट कैन बी जनरलाइज फॉर एनी नंबर ऑफ फोर्सेज, मतलब कितने भी फोर्स हो सकते हैं, फिर हम उसके वेक्टर रिजल्टेंट निकाल के फिर से हम बेसिक लॉज लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉज। और पॉलीगॉन ऑफ एन साइड होगा तो कह रहे हैं इफ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ अ क्लोज्ड एन साइड पॉलीगन विद एरो डायरेक्टेड इन द सेम सेंस, इक्वेशन implies that f1x plus f2x plus f3x equal to 0, then same goes to y, where f1x, f1y and f1z are the component of f1 along xyz डायरेक्शन। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को, इतना है नहीं कुछ। एग्जांपल देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिगर दे रखी है, मास ऑफ 6 किलो इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर की तार है और 6 किलो का हमारा मास है, और 50 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड टू द मिडल पॉइंट, है ना, ऑफ द रोप। तो यहाँ पे थोड़ा अब यहाँ पे वेक्टर की कंडीशंस आ जाती हैं। सेंटर में यानी 2 मीटर की रोप है तो 1 मीटर और 1 मीटर के बीच में, है ना, लेफ्ट ऊपर और नीचे के बीच में जाके हमने एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रोप मेक्स व्हेन द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें बोल दी गई हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फिर से, क्योंकि कंपोनेंट्स वगैरह तुम्हें आने चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ लोगे तो इसका मतलब तुम बहुत कुछ समझ जाओगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल जी लेना है 10 सिंप्लिसिटी के लिए। पहले फिगर को देख लो, ए को ध्यान से। 1 मीटर ऊपर है, 1 मीटर नीचे है, T1 लगा और T2 है, ठीक है। टेंशन कह सकते हैं इसको। और वेट है हमारा नीचे को जा रहा है, दैट इज 60 न्यूटन, और 50 न्यूटन हमारा हॉरिजॉन्टली राइट को जा रहा है। तो हमें बताने क्या है कि व्हाट इज़ द एंगल द रोप मेक विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अभी हॉरिजॉन्टल नहीं पूछ रहा, अभी ये वर्टिकल पूछ रहा है, जो कि फिगर में थीटा दिख रहा है ना। तो अब ये कैसे निकालेंगे, पहले बी फिगर भी देख लेते हैं। हमारे पास वेट है, अगर 60 न्यूटन नीचे को लग रहा है तो T2 इक्विलिब्रियम करने के लिए ऊपर को भी लगाएगा। मतलब हमने क्या करा है कि कंपोनेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि T2 ऊपर को लग रहा है, 60 न्यूटन नीचे को लग रहा है, राइट में 50 न्यूटन लग रहा है, ऊपर टेंशन 1 लग रहा है, देन T2 फिर से नीचे को दिख रहा है। तो फिगर में देखोगे आर नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, FBD कहते हैं इनको। जैसे अगर हम बॉडी को देख रहे हैं कि किस तरह से कितने फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग जगह से, और बी और सी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फिगर बी इज़ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेट और सी इज़ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट का भी फ्री बॉडी डायग्राम है ये, कि उस पॉइंट पे क्या चल रहा है। तो कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द वेट W। तो हमारे पास टेंशन एक तरह का फोर्स ही है, तो 6 × 10 हो जाएगा, है ना। क्या करा हमें दे रखा है कि 10 तो हमारा 6 तो हमारा केजी का ऑब्जेक्ट है और 10 हमारा ग्रेविटेशनल है। तो MA होता है ना, फोर्स इक्वल टू M × A। मास हमारा 6 है, 10 हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो 60 न्यूटन का फोर्स लग गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे को लगता है, हमारा टॉर्क, हमारा टेंशन जो है वो ऊपर को लग रहा है, तो पॉजिटिव रहेगा।
Consider the equilibrium point P under the action of three forces, the tension T1 and T2. Horizontal force 50 Newton, horizontal vertical component of the resultant force must vanish separately. ठीक है, मतलब अब तुम्हारे पास T2 है, ऐसे देखो कि जो टेंशन 2 है, हम टेंशन 1 को देखते हैं. अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दिख रहा है हमें, कहाँ गया, हाँ, T1 साइन थीटा और T1 कॉस थीटा. कॉस थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि T2 के बराबर है ना. ऊपर नीचे हो रही है ना फिगर, इस वजह से लग रहा है. हमारा T1 था, कह रहे हैं कि द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट वैनिश सेपरेटली. कंसीडर द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट P अंडर द एक्शन ऑफ द थ्री फोर्स, टेंशन T1 एंड T2 एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन. ठीक है, ये सी फिगर देखो, T1 टेंशन लग रही है, T2 टेंशन लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का. इनको सेपरेटली देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट मस्ट वैनिश सेपरेटली, है ना. तो इन्होंने T1 कॉस थीटा को T2 कह दिया, दैट इज 60. T1 कॉस थीटा, हाँ सही तो है. देखो थीटा जो है उसके एंगल बेस पे क्या बन रहा है ना, नीचे को एंगल बन रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, वो 60 न्यूटन के बराबर होगा. और T1 साइन थीटा हमारा 50 न्यूटन हो गया, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना. अब क्लियर हो रहा है, आ रहा है समझ में. अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल गया tan थीटा 5/6, दैट इज थीटा हमारा 40 डिग्री मिल गया. नोट दैट द आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द रोप नॉर ऑन द पॉइंट एट विच द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या पता, मतलब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लेंथ दे रखी थी, तो उस पर आंसर डिपेंड नहीं करता है, और कौन से पॉइंट पे अप्लाई करा है उस पर भी मैटर नहीं करता है. ठीक है, एंगल तो उतना ही बनेगा. तो ये चीज़ समझ में आई कैसे हुआ. फिर आता है कॉमन फोर्सेस मैकेनिक्स. ठीक है, ये मैकेनिक्स का पार्ट है पूरा. इन मैकेनिक्स वी एनकाउंटर सेवरल काइंड ऑफ फोर्सेस. द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ कोर्स pervasive. Every object on the earth experiences a force of gravity due to earth. Gravity also govern motion of celestial bodies. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्सल है कह सकते हैं, और एक्ट ऑन अ डिस्टेंस विदाउट द नीड ऑफ एनी इंटरवेंटिंग मीडियम. ठीक है, कोई बीच में नहीं आएगा, मतलब आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी फोर्स लगेगा. और ऑल अदर फोर्स कॉमन इन मैकेनिक्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. बाकी फोर्सेस क्या, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. तो एज द नंबर सजेस्ट, अ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद सम ऑब्जेक्ट, जैसे सॉलिड या फ्लूइड. तो व्हेन बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, जैसे बुक रेस्ट ऑन टेबल या फिर कोई सिस्टम और रिजिड बॉडी कनेक्ट हो रखी है रॉड से, हिंजेस है ना, ये सारी फिगर देख सकते हो तुम. तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे चार्ज या मैग्नेटिक बॉडीज़ के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनको थोड़ा कंसीडर नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे मैकेनिक्स की बात हो रही है जनरली. तो कह रहे हैं अदर टाइप ऑफ सपोर्ट्स, यहाँ पे म्यूचुअल कॉन्टैक्ट होता है. ठीक है, सेटिस्फाइंग द थर्ड लॉ. और द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें दिखाया था एक क्वेश्चन में कि हम कह रहे थे नॉर्मल है तो फोर्स जीरो रहेगा, है ना, वही ये नॉर्मल रिएक्शन है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है. द कंपोनेंट पैरेलल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट इज फ्रिक्शन. ठीक है, और कॉन्टैक्ट फोर्स अराइजेज व्हेन सॉलिड्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड. तो सॉलिड जब फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में होते हैं, देयर इज एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड, और द विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. ये सारे भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं. अभी तुम विस्कस फोर्स के बारे में जानोगे. एयर रेजिस्टेंस तो हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, मगर वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाता है. टू अदर कॉमन फोर्सेज आर टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड द फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग. ठीक है, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड इन एक्सटर्नल compressed or extended by an external force, a restoring force is generated. This force is usually proportional to the compression or elongation. ठीक है, तो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को हम खींच सकते हैं और उसको कंप्रेस कर सकते हैं. तो स्प्रिंग फोर्स F इज़ रिटर्न एज F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, कि हमारा फोर्स का कांस्टेंट है. ठीक है, फोर्स कांस्टेंट.
नेगेटिव साइन क्या बताता है कि द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। फॉर एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द फोर्स कांस्टेंट इज़ वेरी हाई। रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रिंग में होता है, टेंशन कहते हैं उसको। इट इज़ customary to use a constant tension T throughout the string, or this assumption is true for a string of negligible mass। ठीक है, मास हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने देखा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं फॉर विच द वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज अपीयर इन डोमेन, सॉरी, है ना, कि वीक फोर्सेज की अलग कैटेगरी होती है, स्ट्रॉन्ग की अलग, और ओनली ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद मैकेनिक्स। क्योंकि हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं और द डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑफ मैकेनिक्स मेंशन अबव आर फंडामेंटली फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। और मे सीम सरप्राइजिंग, ठीक है, कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अनचार्ज एंड नॉन मैग्नेटिक बॉडीज इन मैकेनिक्स, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑल बॉडीज आर मेड अप ऑफ चार्जेस और वगैरह, है ना। मतलब हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि चलो कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, मगर अंदर से तो वो चार्जेस है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। एंड द वेरियस कॉन्टैक्ट फोर्सेज अराइज ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ बॉडीज। Molecular collision and impacts can ultimately be traced to the electrical forces between the charged constituent of body. The detailed microscopic origin of these forces is, however, complex and not useful for handling problems in mechanics या macroscopic scale पे. So this is why they are treated as different type of forces with their characteristic property determined empirically. तो ये सारी बातें, ये थ्योरी थी, और यहाँ पे बताया गया अलग अलग तरह के फोर्सेस के बारे में। फ्रिक्शन जो है वन ऑफ द फोर्स है, और फ्रिक्शन एक टॉपिक ही है अपने आप में। क्वेश्चन आते हैं इसके, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं काफ़ी। अगर तुम कॉमन सेंस भी डालो उसमें तो समझ में आता है। तो एक फ्रिक्शन क्या होता है इस पर भी बोलते हैं, पहले जो लिखा है वो बात करते हैं ना, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। मास हमारे पास m है, और एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रेस्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg इज कैंसिल। एक मिनट रुको, ये ज़्यादा लंबा टॉपिक तो नहीं है? टॉपिक्स तो लंबा है ही, क्योंकि इसके क्वेश्चन, हाँ देखो, FBD बनते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन। मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट क्लास में करें या अभी कर दें। क्या होता है ना, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकता। अब ये मेरे को टॉपिक अलग से लग रहा है। ठीक है, मैं सर्कुलर मोशन भी अलग से ही उसी के साथ करवा दूँगा। अगर अब ज़्यादा लंबी वीडियो यहाँ पे फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं। तुम एक बार रीड आउट कर लेना इस चीज़ को, नेक्स्ट क्लास फ्रिक्शन करेंगे। बाय।